हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सेल डीड को कैसे ड्राफ्ट किया जाता है। जैसे कि हमने पिछली वीडियो के अंदर कहा था कि हम सेल डीड या फिर मॉर्टगेज डीड दोनों में से किसी एक डीड को ड्राफ्ट करने वाले हैं। दोनों में से एक डीड को इसलिए ड्राफ्ट करने वाले हैं क्योंकि इन दोनों को ड्राफ्ट करने का जो पैटर्न है वो बिल्कुल सेम है, बस कुछ फैक्ट्स के अंदर ही हेरफेर की जाती है। तो सेल डीड को ड्राफ्ट करने से पहले हमें देखना होगा कि सेल डीड होती क्या है। सेल डीड को समझने से पहले हमें समझना होगा कि सेल क्या होती है। तो सेल क्या होता है? बेसिकली सेल एक ट्रांसफर है जो एक बंदा दूसरे बंदे को करता है इमूवेबल प्रॉपर्टी का कंसिडरेशन के ऊपर। तो इसमें क्या लिखा है? द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर कंसिडरेशन फ्रॉम सेलर टू बायर इज डन बाय द डॉक्यूमेंट इंस्ट्रूमेंट नोन एज सेल डीड। यानी कि सेल डीड क्या होती है? जब ट्रांसफर किया जाता है ओनरशिप का, किस ओनरशिप का? इमूवेबल प्रॉपर्टी की ओनरशिप का कंसिडरेशन के ऊपर। तो जिस डॉक्यूमेंट के ऊपर वो उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी जाती हैं या कंसिडरेशंस वगैरह मेंशन की जाती हैं, उस डॉक्यूमेंट को हम बोल देते हैं सेल डीड। तो सेल डीड के अंदर कौन कौन सी पार्टीज होते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले पार्टीज के अंदर आता है बायर, या जिसको हम वेंडर भी बोल देते हैं। वो कौन होता है? जो प्रॉपर्टी को सेल करता है। और सेलर या फिर वेंडी सेकेंड पार्टी है हमारी। वो कौन होगा? हु इज द परचेजर ऑफ द प्रॉपर्टी, जो परचेज कर रहा है प्रॉपर्टी को बायर से। ठीक है, उसको हम सेलर या फिर वेंडी कहते हैं। वेंडर कौन होता है? जो प्रॉपर्टी को सेल कर रहा है। और सेलर कौन होता है या वेंडी कौन होता है? जो परचेज कर रहा है उस प्रॉपर्टी को। और सेल डीड को ड्राफ्ट करने का जो फॉर्मेट है वो जैसे हमने बाकी की सारी डेट्स की है बिल्कुल वैसे ही शुरू होता है। जैसे सबसे पहले हमें डेट लिखनी होगी कि दिस सेल डीड इज एग्जीक्यूटेड एट डैश ऑन दिस डैश डे ऑफ डैश ईयर। यानी कि किस दिन, किस महीने और किस साल की कौन सी तारीख को सेल डीड एग्जीक्यूट की गई है वो हमें लिखनी होगी। उसके बाद हमको लिखना होता है वेंडर की डिटेल्स, फिर हमें वेंडी की डिटेल्स देनी होती है। वेंडर अपना कौन होता है? हम पीछे बढ़ के आए हैं। वेंडर हमारा वो बंदा होता है जो प्रॉपर्टी को सेल कर रहा है, और वेंडी जो परचेज कर रहा है बायर से अपनी प्रॉपर्टी को, वो वेंडी होता है। दोनों की पर्सनल डिटेल्स को हम लिखेंगे। उसके बाद हमें हमारा जो मेन फॉर्मेट है वो शुरू होता है कि वेयर एल्स द वेंडर इज एब्सोल्यूट ओनर ऑफ द हाउस। हमने हाउस को सेल करने का इसमें लिखा हुआ है, हाउस को लेकर चले कि हाउस को सेल कर रहे हैं। तो क्या है कि इसमें सबसे पहले तो यही कि वो उसने कोई चुराई हुई उसकी प्रॉपर्टी नहीं है, या कोई किसी से ऐसे धोखाधड़ी से उसने कोई प्रॉपर्टी नहीं ली हुई। वो बिल्कुल एब्सोल्यूट ऑनर है उस प्रॉपर्टी का। जो यहाँ मतलब जगह मेंशन करनी होती है, एड्रेस मेंशन करना होता है कि कहाँ पर वो सिचुएटेड है। और आगे और ब्रीफ के अंदर इसको बताया जाएगा कि वो फ्री है। ये वाली प्रॉपर्टी जो आगे हम एंड में लिखते होते हैं, एक शेड्यूल बनाकर एंड में लिखा जाता है सेल डेट की, उस प्रॉपर्टी को। और उस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई टैक्स वगैरह नहीं है, वो सारे किसी टैक्सेस वगैरह से बिल्कुल फ्री है। एंड वेयर एज द वेंडर इज एग्रीड टू सेल द सेड हाउस टू द वेंडी फॉर रुपीज। मतलब कि और वेंडर जो है वो एग्री करता है, मतलब विलफुली एग्री कर रहा है, उसने कोई थ्रेट वगैरह के ऊपर नहीं वो, बल्कि विलफुली एग्री कर रहा है कि हाँ मैं ये प्रॉपर्टी वेंडी को इतने रुपीज के ऊपर इतनी कंसिडरेशन के साथ बेचना चाह रहा हूँ या बेच रहा हूँ। नाउ देयरफॉर दिस डीड विटनेसेस एज फॉलो। अब इसके अंदर सबसे पहली लाइन शुरू हमें लिखनी होती है दैट इन कंसिडरेशन ऑफ द सम ऑफ रुपीज। कंसिडरेशन हमें सबसे पहले इसमें लिखना होता है कि कंसिडरेशन कितनी थी, किस दिन को पे की गई, और उसकी रिसिप्ट एक्नॉलेज करेगा। ठीक है, वेंडर हियर बाय टू द वेंडी बाय वे ऑफ सेल ऑल बुक का हाउस, मतलब कौन सा घर बेच रहा है वो, refer to the above hold the same as absolute owner। दूसरा हमें लिखना होगा that all the taxes payable on the house shall be paid। अब से वो बोलेगा, पहला पॉइंट हमें कंसिडरेशन का लिखना होता है, दूसरा हमें लिखना होता है कि अब से जितने भी टैक्सेस वगैरह होंगे वो वेंडी ही पे करेगा, और वेंडी इंटाइटल है कि वो इंजॉय करे
ठीक है, उस प्रॉपर्टी को, रेंट को, वहां से होने वाले प्रॉफिट्स वगैरह जो भी हो रहे हैं वो सबको एंजॉय करने के लिए वेंडी क्या है, एंटाइटल है। और इनके साथ साथ जो भी प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्सेस होंगे ना, वो भी वेंडी को ही पे करने होंगे इस सेल डीड के एग्जीक्यूट हो जाने के बाद से। तो क्या क्या टैक्सेस हो सकते हैं, कुछ नहीं, वही इलेक्ट्रिसिटी बिल्स वगैरह की बात हो रही है यहाँ, वो सब चीजों की बात हो रही है। थर्ड पॉइंट के अंदर हमें लिखना है दैट द वेंडी शैल henceforth enjoy all the rights, easement and privileges। मतलब इस थर्ड पॉइंट के अंदर है कि वो प्रॉपर्टी को तो यूज कर ही सकता है, लेकिन उस प्रॉपर्टी से जुड़े जितने भी ईजमेंट राइट्स हैं या फिर जितने भी प्रिविलेजेस हैं, वो सब भी वो क्या है, वेंडी एंजॉय कर सकता है विदाउट एनी इंटरप्शन। और provided always that the expression vendor and the vendee hereinafter used shall include their। अब इसमें क्या है, वो बोल रहा है कि वेंडर और वेंडी जो टर्म्स हमने यूज की है शुरू से लेकर अब तक, वो क्या क्या इंक्लूड करती है, वो रिप्रेजेंटेटिव, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को भी इंक्लूड करती है, उनके हेयर्स को भी इंक्लूड करती है, उनके सक्सेसर्स को, असाइनीज को, सबको इंक्लूड करते हुए मान रहे हैं। अगर हमने वेंडी लिख दिया तो इसका मतलब है उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव, उसके हेयर्स, उसके सक्सेसर्स, असाइनीज, सब इंक्लूड हो रहे हैं इसके अंदर। इन विटनेसेस वेयर ऑफ द पार्टीज हेयर टू हैव साइन दिस डीड एट dash in presence of the witnesses on the date and year first hereinafter written। तो इसके अंदर क्या है, कहा गया है कि ये डीड साइन हुई है इस जगह पर इनकी प्रेजेंस के अंदर, जिनकी प्रेजेंस के अंदर हुई है, दो विटनेसेस के अंदर प्रेजेंस के अंदर, उसके सिग्नेचर, उनकी प्रॉपर पर्सनल डिटेल्स, उनका एड्रेस वगैरह, नेम वगैरह मेंशन कर देंगे, और इधर अपने दोनों वेंडर और वेंडी के सिग्नेचर हो जाएंगे। यहाँ तक सिर्फ खत्म नहीं हुई, यहाँ तो सिर्फ एक पार्ट खत्म हुआ है, दूसरा पार्ट उसमें प्रॉपर्टी की डिटेल्स हमें देनी होती है, इसी के साथ हमें एक स्केड्यूल बनाकर मतलब एक अटैच करना होता है प्रॉपर्टी की डिटेल्स को, वो भी हम देखते हैं। लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमने सेल डीड को शुरू किया डेट से, उसके बाद पर्सनल डिटेल्स दी, फिर बताया कि एब्सोल्यूट ऑनर है, वेंडर जो है एग्री कर रहा है बेचने के लिए प्रॉपर्टी को विलफुली, और उसके बाद सबसे पहला पॉइंट जो हमने किया है वो है कंसिडरेशन का। दूसरा किया है कि अब से इंटाइटल है वो यूज कर सकता है, टैक्सेस उसी को पे करने होंगे, और उसके जितने भी उस प्रॉपर्टी से प्रिविलेजेस हैं या ईजमेंट्री राइट्स हैं उनसे जुड़े हुए उस प्रॉपर्टी से, वो भी वेंडी क्या है विदाउट एनी इंटरप्शन यूज कर सकता है। और वेंडर और वेंडिंग के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स, उनके हेयर, सक्सेसर, असाइनीज, और उसके बाद दो विटनेसेस लिए हैं, कहाँ पर साइन की गई है उसको लिखकर दो विटनेसेस के सिग्नेचर, फिर वेंडर और वेंडी के सिग्नेचर। उसके बाद है स्केड्यूल रेफर टू अबव। अब स्केड्यूल के अंदर लिखना है अ डबल स्टोर्ड बुक का हाउस नंबर, कौन सा हाउस नंबर है, कहाँ बिल्ट हुआ, कौन से प्लॉट के ऊपर, एज मेंशन इन द कॉर्पोरेशन रिकॉर्ड्स, कि उसका नंबर वगैरह कॉर्पोरेशन रिकॉर्ड्स के अंदर जो मेंशन किया गया है उनके द्वारा जो दिया गया है वो, अलॉन्ग विद सर्वेंट क्वार्टर्स, मोटर गैराज एंड द लॉन इन द फ्रंट ऑफ द हाउस बाउंडेड एज फॉलोज। यानी कि यहाँ सिर्फ हाउस की डिटेल्स देनी है कि क्या क्या है हाउस के अंदर, ठीक है, वो सब, और उसके बाद उसकी बाउंड्रीज की और अच्छे से डिटेल्स देनी है, ताकि अगर इन फ्यूचर डिस्प्यूट्स वगैरह होते हैं तो वो मतलब क्लियर हो सके कि हाँ कौन सी प्रॉपर्टी है, एक्चुअल में कौन सी प्रॉपर्टी है, नॉर्थ में क्या है, उसके साउथ में क्या चीज है, कोई फेमस चीज वो लिखनी होती है, वेस्ट में क्या है और ईस्ट में क्या है, उस प्रॉपर्टी के नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में क्या चीजें हैं वो हमें मेंशन करनी होती है। उसके बाद वेंडी और फिर से वेंडर के सिग्नेचर हो जाते हैं। तो यहाँ तक कि हमारी सेल डीड, कि हम सेल डीड को कैसे ड्राफ्ट करेंगे, मॉर्टगेज डीड को भी अगर ड्राफ्ट करें तो बिल्कुल सेम है। मॉर्टगेज क्या होता है, मॉर्टगेज क्या होता है, मॉर्टगेज के अंदर कौन कौन सी पार्टीज होती हैं और मॉर्टगेज के फैक्ट्स चेंज हो जाएंगे, बाकी पैटर्न यही रहेगा, सेम विटनेसेस लगेंगे, सेम स्केड्यूल बनाना पड़ेगा कि कौन सी प्रॉपर्टी मॉर्टगेज पर दी गई है, कितने टाइम पीरियड के लिए दी गई है, ये सब चीजें क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है वो अलग से लिखनी होंगी। तो सेल को हमने जैसे ड्राफ्ट किया बिल्कुल मॉर्टगेज डीड को वैसे ड्राफ्ट किया जा सकता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और ड्राफ्ट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू गाइस, प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट माय यूट्यूब चैनल, बाय बाय।